हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का या इस यूनिट का। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हों या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स के हों। ठीक है, फर्स्ट है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल जो है वो हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक है, इस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से जो है टिंडल इफेक्ट भी शो होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस भी, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? हिट्रोजीनियस करैक्टर की वजह से। कोलाइडल सोल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे आपको जो स्टेबल नहीं होंगे ना, जो लार्जर साइज के होंगे, और वो सेटल भी कर जाते हैं बट वेरी स्लोली। फिल्टरेबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के साथ जो है हम डिस्पर्स्ड फेज को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्टर पेपर का साइज जो है बिगर होता है कोलाइडल पार्टिकल से। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? एनिमल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट पेपर चाहिए होता है, जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स को अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, सो तभी जो है डायलिसिस हो पाती है। ठीक है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। फिर आया कि विजिबिलिटी और कलर। ठीक है, जो पार्टिकल्स है ना वो उनको हम नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते कोलाइडल सॉल्यूशंस के। ठीक है, और ना ही अंडर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ऑर्डिनरी। बट जो स्कैटरिंग है लाइट्स की, जो उनके ऊपर लाइट पड़ रही है जिसको वो स्कैटर करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, जो लाइट उन पे पड़ रही है ना कोलाइडल पार्टिकल्स पे, उनको वो क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे। ठीक है, सो द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो कलर है ना कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि लाइट की जो वेवलेंथ है, जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है उसकी वेवलेंथ कैसी है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली विच इन टर्न किस पे डिपेंड करती है? साइज और नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया है गोल्ड सोल का। ठीक है, इफ द पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, मतलब पाउडर लाइक है, द कलर इज रेड। गोल्ड सोल का कलर कैसा दिखेगा आपको? रेड दिखेगा। ठीक है, और बट विद ग्रोइंग साइज, अगर साइज थोड़ा सा भी बड़ा हो जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा पर्पल तक। ठीक है, देन ब्लू, फिर गोल्डन आपको दिखाई देगा। ठीक है, द कलर आल्सो डिपेंड अपॉन द मैनर इन विच द लाइट इज ऑब्जर्व। ठीक है, मतलब मान लो आपने ये एक बीकर है, वैसे बीकर तो ये है नहीं है, तो ये पेन है ना, बट मान लो कि ये एक बीकर है, आपने इसमें गोल्ड सोल डाला हुआ है। ठीक है, इधर से लाइट पास कर रही है, अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो आपको कुछ और दिखाई देगा कलर, अगर इस एंगल से देख रहे हो तो कुछ और कलर दिखाई दे सकता है, या इस एंगल से देख रहे हो तो कुछ और कलर दिखाई दे सकता है ना। बिकर में जो अब हमने सोल लिया है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप लाइट को किस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द लाइट फोकस्ड ऑन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, इफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज व्यूड इट इज ब्लू, बट इफ ट्रांसमिटेड लाइट इज व्यूड इट इज रेड। मतलब मिल्क या वाटर में से आप लाइट फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हो, ठीक है, तो आपको दिखेगा ब्लू कलर का यहाँ से, और अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट देख रहे हो तो अब आपको रेड दिखेगा। ठीक है, तो ये जो गोल्ड के सोल है ना, अगर उनके पार्टिकल का साइज जो है 25 नैनोमीटर है तो आपको रेड कलर के दिखाई देंगे, 50 नैनोमीटर का है तो ग्रे दिखाई देंगे, और अगर 100 नैनोमीटर का है तो ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है कलर चेंज होता रहता है। और अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस प्रॉपर्टी के बेस पे कि जो गोल्ड है ना सोल, उसके जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसका डिफरेंट कलर क्यों होता है? उसका कलर जो डिफरेंट होता है वो रेजोनेंस की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो एब्जॉर्ब और स्कैटर करते हैं लाइट को, प्रोड्यूसिंग द कलर्स यू सी। ठीक है,
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करेंगे एब्जॉर्ब और स्कैटर लाइट, ठीक है। सो नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड रेजोनेट एट फ्रीक्वेंसीज विद इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो जो नैनो पार्टिकल्स होंगे ना गोल्ड के वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम की ऑफ लाइट के अंडर आती हैं उन पे रेजोनेट करेंगे। स्मॉलर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एंड रेजोनेट विद पर्पल, ब्लू, ग्रीन एंड येलो वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, सो दे लुक रेड, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्कैटर कौन सी करेंगे, रेड, तो आपको वो रेड कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी, ठीक है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्सन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो करती हैं डिपेंड नंबर ऑफ मोल्स पे, है ना, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। अब कोलाइडल में जो है कोलाइडल के पार्टिकल्स जो हैं उनके मॉलिक्यूलर मासेस हाई होते हैं, ठीक है। हेंस द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। मॉलिक्यूलर मास हाई है बट जो नंबर ऑफ मोल्स है वो स्मॉल है। दस द वैल्यू ऑफ फॉर एनी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विल बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू इट्स वैल्यू व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ही कम है तो मतलब ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। हाउएवर सम कोलाइड्स हैव मेजरेबल ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच हैव बीन डिटरमाइंड with a reasonable degree of accuracy. Hence, measurement of osmotic pressure has been used to determine the average molecular mass of colloidal particle. तो osmotic pressure को हम यूज करते हैं average mass of colloidal particle यूज करने के लिए, ठीक है। फिर आया आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना, या जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। अब ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में होते हैं ना, डिस्पर्सन मीडियम में होते हैं। तो जो डिस्पर्सन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। वो क्या करेंगे, मान लो अगर ये कोलाइडल पार्टिकल है तो उसके साथ ये स्ट्राइक करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से स्ट्राइक करते रहेंगे कोलाइडल पार्टिकल को। किसके पार्टिकल्स, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये जो रिजल्टेंट फोर्सेस होंगी ना वो इन कोलाइडल पार्टिकल्स को मूव करने में फोर्स कर देंगी कि ये मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, बट इनकी स्पीड जो है बहुत कम होती है। तो इस फोर्स की वजह से जो है रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो मूव करते रहते हैं इस तरह से, पहले यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो इस जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को ही ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। अब आपने देखा होगा कभी भी कोलाइडल पार्टिकल जो है सेटल डाउन तो होते नहीं है, वो इसी वजह से नहीं होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ब्राउनियन मूवमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों होता है ये मूवमेंट, ठीक है। पहले तो ये देख लो कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको दिया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1827 ऑब्जर्व्ड सच अ मूवमेंट ऑफ pollen grains सस्पेंडेड इन वाटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। कॉज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। इंपॉर्टेंस क्या है ब्राउनियन मूवमेंट की, कि ये जो है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अपोज कर देती है और जो है कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने से रोक देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है इसीलिए स्टेबिलिटी जो होती है कोलाइडल पार्टिकल की वो ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से होती है। और भी रीजंस है स्टेबिलिटी के लिए, बट एक वन ऑफ द रीजन ये भी है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। और ये अवोगाड्रो नंबर डिटरमाइन करने में भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। फिर आ गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल मतलब जो हम आईज से अपने देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो है टिंडल इफेक्ट। क्या है टिंडल इफेक्ट? If a strong converging beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark room, the path of beam gets illuminated with a bluish light when viewed at right angles to the
डायरेक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे? मान लो ये डार्क रूम में आपने ना रखा हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर आप टॉर्च लगा रहे हो, स्क्रीन पे पड़ रही है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो है ना आपको लाइट का पाथ दिख जाएगा, अगर आप उसको राइट एंगल से देखोगे, ना कि जिस तरफ से लाइट आ रही है वहां से। जिस तरफ से आप लाइट जा रही है उसके राइट एंगल से, मतलब ये यहाँ से देख रहे हो, अगर ये बिक कर रखा है तो आप इस साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो उसका लाइट का जो पाथ है वो आपको दिख जाएगा। बट ट्रू सॉल्यूशन में जो है सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी लाइट दिखेगी और यहाँ पे की यहाँ से एंटर हुई, यहाँ से पास कर गई, ठीक है, बट आपको पाथ नहीं दिखेगा। तो ये पाथ क्यों दिखता है? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर कर देते हैं लाइट को, ठीक है, इसीलिए जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो टिंडल इफेक्ट को क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल का पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलाइडल सोल, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहे हैं, जो कि कोलाइडल सोल में प्रेजेंट है, उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टिंडल कोन किसको बोला कि जब हम ना इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, बट जब लेंस के थ्रू हमने लाइट डाली सोल, कोलाइडल सोल जिसमें पड़ा है बीकर में, उसमें तो जब माइक्रोस्कोप से देखे तो यहाँ से इस तरह से इल्यूमिनेट हो रही थी, स्कैटरिंग हो रही थी लाइट, तो आपको यहाँ पे स्टार जैसा दिखेगा, पार्टिकल तो नहीं दिखेगा बट स्टार जैसा दिखेगा कि वो लाइट स्कैटर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह का आपको फिगर दिखाई देगी, तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टिंडल कोन बोल देंगे जो पाथ इल्यूमिनेट होगा, ठीक है। सो आपसे ना कई बार क्वेश्चन में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि जो कंडीशंस कौन सी हैं जो सेटिस्फाई करती हैं टिंडल इफेक्ट को, ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स का, है ना, तो वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल नहीं होना चाहिए वेवलेंथ से, ठीक है। देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम है ना, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो टू कंडीशंस है जो जब ये सेटिस्फाई होंगी तभी टिंडल इफेक्ट आपको शो होगा, ऐसे नहीं हो सकता शो, ठीक है। तो ये जो टिंडल इफेक्ट है ना, ये क्यों यूज हुआ, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जिग्मोंडी ने जो है जब इस बेसिस पे, टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बना दिया इस तरह का, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह नहीं होता कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई और ऑब्जेक्ट पे पड़ी और आपने देख लिया, वो इस तरह से शो होता है, ठीक है। आप सिर्फ इल्यूमिनेटेड पाथ देख पाते हो या इल्यूमिनेटेड लाइट देख पाते हो, ठीक है। आप उससे सिर्फ ये देख सकते हो कि कितनी लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, ठीक है, सिर्फ कि वो कैसी स्कैटर कर रहे हैं लाइट, ना हम उनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स का इसके थ्रू, ना ही उनका साइज बता सकते हैं, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं, ये कंफर्म कर देते हैं कि हिट्रोजीनस नेचर के होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स या इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों होता है उन पे? हमने पीछे बात की थी कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स हैं तो उनके ऊपर सेम चार्ज होता है, ठीक है। सेम चार्ज के होंगे वो, तभी तो वो रिपेल करते हैं ना, मैंने बताया था कि रिपेल करते हैं वो क्यों? क्योंकि वो सेम चार्ज के होते हैं। तो अगर वो सेम चार्ज के हैं तो उनमें मतलब कुछ ना कुछ चार्ज तो प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि वो कोगुलेट ना कर सकें, सेटल ना कर सकें। अगर मान लो ऑपोजिट चार्जेस के दोनों
दो चीजें होंगी अपोजिट चार्जेस की, तो वो एक साथ न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और कोगुलेट कर जाएंगे और सेटल डाउन कर जाएंगे, है ना, नीचे सेटल डाउन करेंगे। बट कोलाइडर पार्टिकल्स तो सेटल करते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है चार्ज उन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्टेबल रखता है कोलाइडल पार्टिकल्स को। तो उन पे ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा पूरे के पूरे कोलाइडल सोल में, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं कॉमन सोल्स में। कुछ सोल्स में जैसे कि नेगेटिवली चार्ज्ड सोल होगा या पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल होगा। यहाँ पे अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर लिया है तो जो चार्ज है उन पे कॉमन सोल्स पे वो बताया जा सकता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होंगे जो मेटेलिक पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल्स, ठीक है। फिर मेटल सल्फाइड्स भी गोल्ड जो है नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, सिलिसिक एसिड सोल्स, एसिडिक डाइज लाइक कॉन्गो रेड, एओसिन सोल्स, ये सारे कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज। इनको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कि Al2O3 हाइड्रेटेड है और ऑक्साइड्स भी हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स को हाइड्रेट कर दिया, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड्स लाइक टिंक्चर ऑक्साइड, ठीक है, हीमोग्लोबिन, बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू, प्रोसियन ब्लू, ये जो है आपके एक्सपेरिमेंट्स में या टाइट्रेशन में भी यूज होते हैं, ठीक है। डाइज इंडिकेटर भी यूज कर लेते हैं कई बार हम इनको, मिथाइलिन ब्लू वगैरह को, ठीक है। फिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये आया कैसे, ठीक है, ओरिजिनेट कैसे हुआ। ये पहला इन्होंने दिया रीजन कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन से हो गया, ठीक है, कॉज्ड बाय द म्यूचुअल रबिंग ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्सन मीडियम में जो है कोलाइडल पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, रब कर देते हैं एक दूसरे को और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन कर देते हैं। फ्रिक्शन से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज उन पे आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय पार्टिकल्स फ्रॉम एयर ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन इन ब्रेडिग्स-आर्क मेथड जो आपने पढ़ा था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको कैप्चर कर लेते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, तब भी वो जो है उन पे चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट जो ये रीजन दिया है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया है। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है, preferential adsorption of ions from solution. An ionic colloid adsorbs ions common to its own lattice given during the preparation of colloidal soul. क्यों होता है ऐसा, क्या करेंगे ये, मान लो आपने सिल्वर आयोडाइड का सोल बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, AgNO3 सॉल्यूशन में जो है KI सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन लोगे और उसमें पोटाशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट में पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालोगे। जब जब कब तक, जब तक जो है पोटाशियम आयोडाइड एक्सेस में ना चला जाए, ठीक है। तो क्या होगा फिर, हम मान लो हमें बनाना है AgI, ठीक है, AgI बनाना है, AgNO3 में क्या डाला, KI एक्सेस में डाल दिया, ठीक है। AgI बनाना है, ये यहाँ से I ले लेगा। अब ये एक्सेस में है तो पता है कि KI ऑब्वियसली एक्सेस में है, तो AgI अगर बन गया है ना यहाँ से, तो बाकी जो सॉल्यूशन में जो आयंस बचे वो कौन से, NO3, I नेगेटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये जो सोल होते हैं ना, वो अपने ही तरह के कोई आयंस को एड्सॉर्ब करते हैं, ना कि किसी दूसरे टाइप के,
ठीक है। अब यहाँ पे आपने बनाया AgI, बचा कौन सा NO3 I और K, तो यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी, तो ये सिर्फ आयोडाइड के ही आयन को, आयोडीन के ही आयन को जो है एड्सॉर्ब करेगा, और जब ये I नेगेटिव को एड्सॉर्ब करेगा तो वो नेगेटिव सोल बना देगा, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप AgNO3 जो एक्सेस में डालते हो पोटाशियम आयोडाइड में, है ना, तो भी क्या बनेगा AgI, बट यहाँ पे क्या होगा फिर Ag एक्सेस में होगा, Ag पॉजिटिव, है ना, Ag पॉजिटिव एक्सेस में होगा, और बाकी सारे जो हैं, क्योंकि हमने AgNO3 डाला, और उसमें जो है सिर्फ बचेगा क्या फिर यहाँ पे K तो बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि K जो है सारा यूज्ड अप हो जाएगा, नहीं सॉरी K बचेगा, I सारा यूज्ड अप हो जाएगा, ठीक है। AgI बनाया और I सारा यूज्ड अप हो जाएगा, Ag बच जाएगा, Ag पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा Ag पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करेगा और पॉजिटिव सोल बनाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज कैरी करने का जो है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है, मतलब वो किस को प्रेफरेंस देता है, किस आयन को प्रेफरेंस दे रहा है एब्जॉर्ब करने को, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी समझाया हुआ है, जब वो AgI बना रहा है, जब Ki एक्सेस में है, जब AgNO3 एक्सेस में है, ठीक है, तो वो अपने ही तरह के किसी आयन को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है फेरिक्लोराइड का, जब हम उसको एक्सेस हॉट वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है पॉजिटिवली चार्ज सोल बना देता है, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि जब यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है ना, तो OH के वो 3 OH मॉलिक्यूल लगेंगे, H2O डाल रहे हैं ना, बट यहाँ पे लगेंगे कितने OH 3, OH नेगेटिव 3 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है ना, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा ले रहा है, बच जाएगा, थोड़ा सा बच जाएगा यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव, तो वो उसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो पॉजिटिवली चार्ज सोल बना देगा, ठीक है। उसी तरह से FeCl3 में अगर NaOH में डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिवली OH नेगेटिव को ले लेगा, अपने ही तरह के किसी आयंस को, ठीक है। अब वो जो उन्होंने एब्जॉर्ब किया अपने ही तरह के किसी आयन को, तो उसकी क्या बना दी उन्होंने, लेयर बना दी कोलाइडल, ये मान लो अगर AgI हमने कोलाइडल सोल बनाया था ना, उसके बाहर आई I की लेयर, है ना, तो उसको फिक्स्ड लेयर बोलते हैं। तो ये जो फिक्स्ड लेयर होती है, वो वहां पे जो है के पॉजिटिव आयंस बचे होंगे, है ना, तो वो उनके पार्टिकल्स को जो है स्लाइटली अटैच कर लेता है आपस में, ठीक है, और क्या बना देता है, डबल लेयर बना देता है, जिसको हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनती है। तो इन दो लेयर के बीच के डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। किन दो के, फिक्स्ड लेयर और मोबाइल या डिफ्यूज्ड लेयर के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डबल लेयर प्रोसेस होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो है क्या होता है कि H2S मॉलिक्यूल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सल्फाइड during precipitation. By dissociation of H2S, H positive ions are lost, thereby giving a negative charge to colloidal particles. Ferric hydroxide Sol particles are positive due to self dissociation, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल पूछा जाए ना, तो उनके बीच के जो डिफरेंस, फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर के बीच के जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। जीटा पोटेंशियल उसको बोला जाता है, या इलेक्ट्रोकाइनेटिक। फिर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप एक यू ट्यूब में कोलाइडल सोल ले रहे हो और उसको जो है इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कैथोड और एनोड, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रिक चार्ज पास करोगे, ये जो सोल्स है ना कोलाइडल सोल्स, इसके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे,
अंडर द इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो है वो या तो पॉजिटिव की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे या नेगेटिव की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो है हमें क्या पता चल जाएगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो है कौन सा चार्ज है। अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो मतलब उनके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर वो उन नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो मतलब उनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कैटाफोरेसिस इसको क्यों बोला, क्योंकि जब भी कोलाइडल सोर्स की स्टडी हुई ना, तो वो जो है हमेशा क्या गए, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स थे एंड दस माइग्रेटेड टू द कैथोड, ठीक है। तो वो कैथोड की तरफ, बट अब जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है में माइग्रेट आइदर ऑफ द इलेक्ट्रोड, किसी भी तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं, या एनोड की तरफ भी या कैथोड की तरफ भी, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इसी तरह से क्या होती है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है ना। ऑस्मोसिस किसके थ्रू होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। अब कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से तो पास हो नहीं पाएंगे, बट उसका जो डिस्पर्शन मीडियम होगा ना वो पास हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो डिस्पर्शन मीडियम मूव करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो जब वो मूव करता है ना तो वो लेवल बढ़ा देता है इन ट्यूब्स में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो मतलब डिस्पर्सन मीडियम का जो है चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाता है तो वो डिस्पर्सन मीडियम का चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये मेथड किस, जो फिनोमिना है वो किसने ऑब्जर्व किया था, रेयस ने, ठीक है। रेयस ने 1809 में और पोरेट ने 1816 में, ठीक है। नेक्स्ट आया कोगुलेशन, फ्लॉकुलेशन भी बोलते हैं या प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एग्रीगेट कर जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स और ज्वाइन कर जाएंगे और लार्ज साइज पार्टिकल बना जाएंगे और सेटल कर देंगे, ठीक है। उसको हम कोगुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन वैल्यू क्या हुई किसी की इलेक्ट्रोलाइट की, कि मिनिमम अमाउंट में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं जो कि कोगुलेट कर दे, ठीक है, किसी को भी कोलाइडल सोल को, मतलब मिनिमम अमाउंट। क्यों, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है, बहुत कम है। अगर हम उसको कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उसकी कोगुलेटिंग पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है एक हार्डे-स्कल्स रूल। क्या आता है, हार्डे-स्कल्स रूल। ये क्या बोलता है, द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू coagulate a definite amount of a colloidal solution depends upon the valency of the coagulating ion, ठीक है। वैलेंसी मतलब आयंस के ऊपर चार्ज कैसा है अपोजिट टू द कोलाइडल पार्टिकल्स। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ हार्डे एंड स्कल्स इज नोन एज हार्डे स्कल्स रूल। मेन पॉइंट क्या है कि जो इफेक्टिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के इन ब्रिंगिंग अबाउट द कोगुलेशन आर दोज विच कैरी चार्ज। अब वो कोगुलेशन कैसे होगी, आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स में सेम चार्ज होता है। मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं कोई भी, है ना, तो उसका चार्ज कैसा होना चाहिए, इनके अपोजिट, यानी कि नेगेटिव होना चाहिए, है ना। नेगेटिव होंगे तभी वो स्टेबल कर पाएगा, इनको न्यूट्रलाइज कर देगा और सेटल डाउन कर देगा, है ना। तो इन आयंस को बोलते हैं कोगुलेटिंग आयंस, जो अपोजिट चार्ज के होते हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स से। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोगुलेटिंग आयंस की उतनी ही उनकी पावर बढ़ेगी। अब मान लो, ठीक है, Al3 पॉजिटिव ले रहे हैं, अब इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 3 नेगेटिव पार्टिकल्स को या जो है इकट्ठे एक ही मॉलिक्यूल इन 3 मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे कर देगा। क्यों,
न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहीं पे हम 2 पॉजिटिव चार्ज वाला लेंगे तो हमें ज़्यादा लगेंगे, और यहीं पे अगर हम 1 पॉजिटिव चार्ज वाला लेंगे तो वो और ज़्यादा लगेंगे। तो हमें क्या है, जितना ज़्यादा उस पर चार्ज है उतनी उसकी पावर है, ठीक है, ग्रेटर उसकी पावर है कोagulation की, ठीक है। अगर पावर ज़्यादा है तो मतलब कोagulating वैल्यू कम लगेगी, उसका अमाउंट कम लगेगा। पावर ज़्यादा है, अमाउंट कम लगेगा, पावर कम है, अमाउंट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको सिंपली आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ठीक है। दस फॉर कोagulation ऑफ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनियस सल्फाइड ट्राइवेलेंट केटाइंस आर फार मोर इफेक्टिव देन डाइवेलेंट, ये विच इन टर्न मोर इफेक्टिव देन मोनोवेलेंट, ठीक है। Al3 पॉजिटिव जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेरिजन टू Na पॉजिटिव। उसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को कोagulate करने के लिए फेरिसाइनाइड से जो है 4 नेगेटिव एनायन जो है बहुत इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा चार्ज उतना कम अमाउंट लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इतने एक ही पार्टिकल उसके 3-4 पार्टिकल को इकट्ठे एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे देखो आपको दिया भी हुआ है कि जो कोagulating पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 है उस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कोagulation वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1, मतलब इनवर्सली रिलेशनशिप है कोagulating पावर, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, इनवर्सली कोagulation वैल्यू में, ठीक है। वैल्यू मतलब कितना अमाउंट लग रहा है, और पावर मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है एक ही मॉलिक्यूल को कितने पार्टिकल्स को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको कि किसकी कितनी कोagulating वैल्यू है या किसकी कितनी कोagulating पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है फॉर अ नेगेटिवली चार्ज्ड सोल लाइक दैट एंड द कोagulating पावर ऑफ द कैटायंस आर इन ऑर्डर ऑफ, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए उतनी ज़्यादा कोagulating पावर, ठीक है। और उसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज सोल के लिए जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा कोagulating पावर, वैल्यू नहीं पावर, ठीक है। सो जो कोagulation है ना वो किस तरह से जो है हम कर सकते हैं, कोagulate कर सकते हैं, मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। इसके मेथड्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी कर सकते हैं हम, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा आपने, उसको हम अपोजिटली चार्ज की तरफ वो कोagulate हो जाते हैं, फिर ज़्यादा टाइम के लिए वो क्या रहेंगे, अभी पढ़ा आपने यहाँ पे पिछले, ये देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पे अगर ये ज़्यादा समय के लिए रहेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे और बड़े बड़े पार्टिकल बना देंगे, ठीक है, और वो कोagulate कर जाएंगे। उसी तरह से बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, अपोजिटली चार्ज सोल्स को अगर हम मिक्स कर देंगे प्रॉपर प्रोपोर्शंस में, ठीक है, तो वो क्या कर जाएंगे, फिर से प्रेसिपिटेट बना देंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, इफ पॉजिटिवली चार्ज्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आर्सेनियस सल्फाइड सोल्स आर मिक्स्ड बोथ द सोल्स गेट कोagulated बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल सोल, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइडल सोल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस द इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस डायलिसिस करते रहेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट ऑब्वियसली उसमें से रिमूव हो जाएगा। ऐसे तो वो इलेक्ट्रोलाइट स्टेबल कर रहा है ना कोलाइडल सोल को, बट वो पूरा का पूरा जब रिमूव हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, कोलाइडल सोल अनस्टेबल बन हो जाएंगे और कोagulate कर जाएंगे, ठीक है। और हीटिंग और कूलिंग से भी जो है कोagulation हो सकती है, जैसे कि कोagulation ऑफ बटर, बटर कैसे बनाते हो आप, उसमें भी कोagulation होती है, काफ़ी देर तक आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते रहोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब बॉयल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन सम केसेस कूलिंग द सोल रिजल्ट इन कोagulation, जैसे कि मिल्क की कोagulation, ऑन कूलिंग मिल्क फैट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द, जो जिसको हम मलाई या क्रीम भी बोलते हैं, वो फैट होता है एक तरह का, वो सरफेस पे फ्लोट करना स्टार्ट कर जाएगा जब कूलिंग होती है बॉयल करने के बाद, ठीक है। तो जो लायोफोबिक सोल्स है ना वो लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए वो जल्दी कोagulate कर जाते हैं, ठीक है।
बट जो लायोफिलिक सोल्स है ना वो स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर, सबके ऊपर सेम चार्ज होता है, और सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, और वो सॉल्वेंट के साथ भी बहुत लविंग स्पीसीज होती हैं सॉल्वेंट के साथ। सो उनमें कोagulation लाने के लिए हमें या तो इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है उसमें, ठीक है, या सुटेबल सॉल्वेंट अगर उसमें हम ऐड करें तो कोagulation कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चंस में मेथड यूज करते हो ना, आप बस उस इलेक्ट्रोलाइट को जो है मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। मिलीमोल्स में यहाँ पे देखो आपको पूछा है फॉर द कोagulation ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सोल 5 ml ऑफ 1 मोलर NaCl इज रिक्वायर्ड, बट इज द फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl। तो आप क्या करोगे, जस्ट उसको मिलीमोल में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। 1000 के साथ डिवाइड कर दो और मिलीमोल्स उसके बना दो, 5 मिलीमोल्स, है ना। इस तरह से बन सकते हैं जब हम उसको 1000 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। हमें बस मिलीमोल्स में चाहिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ना वो एज अ प्रोटेक्टिव पार्टिकल एक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लायोफिलिक सोल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज कंपैरिजन टू लायोफोबिक, है ना। तो लायोफोबिक जो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, उनको जो है सराउंड कर देंगे लायोफिलिक पार्टिकल्स, और प्रोटेक्टिंग पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो however it is observed that the addition of certain lyophilic colloids like gums, soaps, gelatin, etc. to lyophobic colloids like a metal sole render lyophobic colloids difficult to coagulate by addition of electrolyte। जब ये प्रोटेक्ट कर रहे होंगे ना, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड भी कर जाएंगे तो तब भी जो है वो क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे कोagulation से, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज प्रोटेक्शन एंड द लायोफिलिक कोलाइड्स आर टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ठीक है। लायोफिलिक को प्रोटेक्टिव बोलते हैं हम कोलाइड्स, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इज ड्यू टू कवरिंग अप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लायोफोबिक कोलाइड बाय दोज ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड। मतलब ऐसे इस तरह से कवर कर देंगे वो उसको, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टिंग हो रही है, प्रोटेक्टिव एक्शन हो रहा है लायोफिलिक कोलाइड्स का, ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए जिग्मोंडी ने जो है टर्म दी जिसको हमने गोल्ड नंबर बोला, ठीक है। तो गोल्ड नंबर क्या हुआ, इसको डेफिनेशन के थ्रू ना समझा के मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें 10 ml गोल्ड सोल लिया, ठीक है। फिर हमने उसमें डाल दिया 1 ml ऑफ 10% NaCl, ठीक है। अब हमें कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, जो कि उसकी क्या करे, उसको रोक दे, किससे करने में, क्या करने में, कोagulation करने में, ठीक है। कोagulation करने से रोक दे। कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, मिनिमम अमाउंट मतलब सबसे कम, बहुत कम, मतलब कम से कम कितना डालें कि उसकी कोagulating पावर जो है रुक जाए, ठीक है। मान लो उसको x मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड डाला, तो वहां पे क्या हुआ कि उसकी कोagulation जो है वो रुक गई, तो उसको बोलेंगे गोल्ड नंबर, ठीक है। गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड is the minimum weight of it in milligrams which must be added to 10 ml of gold sole, ठीक है, स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल बोलते हैं, ठीक है। so that no coagulation of the gold sole takes place when 1 ml of 10% sodium chloride solution is rapidly added to it, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो चाहे फिर हम जितना भी इसको डाल लें बट उसकी कोagulation ना हो, ठीक है। 1 ml जब उसको हम डालें उसकी कोagulation ना हो, तो मिलीग्राम में जो हमें चाहिए वो उसका गोल्ड नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम गोल्ड नंबर को समझ सकते हैं, ठीक है। अब जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतने ज़्यादा उसका प्रोटेक्टिव एक्शन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपको कुछ दिए हुए हैं, फ्यू लिस्ट दी हुई है
जो जिसमें आपको गोल्ड नंबर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जेलेटिन का बताया 0.005, अब होगा तो मिलीग्राम में ही है ना। द रेसिप्रोकल्स ऑफ गोल्ड नंबर आर इंक्लूडेड इन द दे गिव डायरेक्टली अ कंपैरिजन ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन। ये रेसिप्रोकल है, इनका प्रोटेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो देखो इतना सा है और इसकी प्रोटेक्टिव एक्शन 200 है, ठीक है। अब जितना ज्यादा बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे पोटैटो स्टार्च 20 मिलीग्राम, ये बढ़ गया सबसे ज्यादा है, तो इसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है, सबसे कम है, ठीक है। मतलब जितना कम हम डाल रहे हैं उसका उतना ही क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो इसके लिए मेथड अगर कैलकुलेशन के लिए आपको आ जाए तो आपने क्या करना है, जस्ट उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ द वेट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स टू बी एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, ठीक है। 10 ml ऑफ गोल्ड सोल में कितना मिलीग्राम हम डाल रहे हैं ताकि उसकी कोagulation जो है रुक जाए ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमल्शंस। क्या है, इमल्शंस। तो इमल्शंस क्या हुई, an emulsion is a colloidal dispersion in which both the dispersed phase and dispersion medium are liquid, जिसमें दोनों के दोनों जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है, जिसके बारे में टाइप्स जब पढ़े थे हमने, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे, तो इमल्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वो जो 2 लिक्विड्स होंगे ना, वो या तो इमिसिबल होंगे, मतलब मिक्स नहीं होते होंगे इजिली, या स्लाइटली मिसिबल होंगे, ठीक है। तो हम उनको प्रिपेयर कैसे करेंगे, जैसे कि इमर्शन का एग्जांपल ले सकते हो आप, ऑयल प्लस वाटर का, ठीक है। मेथड कैसे करेंगे, हम उनको दोनों को डाल देंगे एक टेस्ट ट्यूब में, फिर साथ में इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे और उनको स्ट्रांगली शेक करेंगे, ठीक है। शेक करने के बाद जो है वो क्या बना देंगे, एक सोल बना देंगे जिसको हम इमल्शन बोलेंगे, ठीक है। तो जो सब्सटेंस हम डाल रहे हैं उसमें जो कि स्टेबलाइज कर रहा है इमल्शंस को, उनको हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट है वो है सोप्स, ठीक है, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स और लायोफिलिक कोलाइड्स जैसे कि प्रोटीन्स, गम, अगर एक्सेट्रा, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे अगर तेल, हाथ पे तेल लगा लो ना आप और टैप के अंडर रख दो हाथ को, तो वो तेल नहीं निकलेगा, है ना, वो उस पर ड्रॉप ड्रॉप सी खड़ी हो जाएंगी। बट जैसे ही आप उसको साबुन लगाओगे और थोड़ा सा उसको घिसोगे हाथों को, है ना, तो वो जो है सोप के साथ जो है ऑयल आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इमल्सिफायर एक्ट करता है सोप, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो टाइप्स जो है इमल्शन के वो 2 होते हैं, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ठीक है। ऑयल इन वाटर में क्या होगा कि ऑयल जो होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगा और वाटर क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। ये देखो यहाँ पे ऑयल इन वाटर, ऑयल ड्रॉपलेट्स आपको इस तरह से दिखेंगी। अब जब वाटर इन ऑयल होगा तो वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको ऐसे दिखेंगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार तेल में पानी डल जाता है तो उसकी ड्रॉप्स दिखाई देती हैं हमें साफ तरह से, है ना। एग्जाम्पल हैं ऑयल इन वाटर के, जैसे कि मिल्क, ठीक है, और वैनिशिंग क्रीम, और वाटर इन ऑयल के एग्जाम्पल हैं जैसे बटर, कोल्ड क्रीम, ठीक है, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिनर कैसे एक्ट करता है, सोप इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है, पोलर ग्रुप्स की वजह से, तो वो उनको सराउंड कर लेता है जो मिसेल्स बनाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज क्या क्या है इमल्शन की, ठीक है। तो इमल्शन जो है टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट भी, इलेक्ट्रोफोर्सिस भी, कोagulation भी, ठीक है, कोagulation ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और क्या शो करते हैं,
इमल्शंस कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय बॉइलिंग। अब उनको जो है कंस्टिट्यूएंट लिक्विड में सेपरेट भी कर सकते हैं हम, या बॉइलिंग से, या फ्रीजिंग से, या सेंट्रीफ्यूजिंग से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से, बाय एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू प्रेसिपिटेट आउट द डिस्पर्स्ड फेज, और बाय केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूजिंग, है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एन इमल्शन इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन। क्या? डिमल्सिफिकेशन। इमल्शंस को जो है हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, जैसे कि वाटर फॉर जो है ऑयल वाटर इमल्शन एंड ऑयल्स फॉर वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, अगर ऑयल इन वाटर इमल्शन है तो आप क्या डालोगे? वाटर, और वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और हम उसको जो है डाइल्यूट कर देंगे, या फिर वाटर इन ऑयल में ऑयल आप ज़्यादा डाल दो। ठीक है, हाउएवर इफ डिस्पर्स्ड फेज इज एडेड इनटू द इमल्शन इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर, सेपरेट लेयर भी बन जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात है यहाँ पे, ठीक है, इन द मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि ओर की कंसंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेसेस बेस्ड अपॉन द ट्रीटमेंट ऑफ द पाउडर्ड ओर विद ऑयल इमल्शन के साथ। ठीक है, एस्फाल्ट इमल्सिफाइड इन वाटर इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, विदाउट द नेसेसिटी ऑफ मेल्टिंग द एस्फाल्ट। ठीक है, हमें उसको जो है मेल्ट नहीं करना पड़ता है एस्फाल्ट को। मिल्क विच इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट for our diet is an emulsion of liquid fats in water। ये भी एक एग्जाम्पल है। सेवरल ऑयली ड्रग्स आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ इमल्शंस। ठीक है, ऑयली ड्रग्स भी प्रिपेयर की जाती हैं। सर्टेन डिसइंफेक्टेंट सच एज डेटोल लाइजोल गिव इमल्शंस ऑफ ऑयल इन वाटर। तो ये डेटोल लाइजोल कौन से हैं? इमल्शंस ऑयल इन वाटर टाइप ऑन मिक्सिंग विद वाटर। ठीक है, the cleansing action of ordinary soap for washing clothes, crockery etc. is based upon the formation of oil in water emulsion। तो वहाँ पे भी क्या बन जाता है? वो oil in water emulsion बन जाता है। digestion of fats in the intestine takes place by the process of emulsification। ठीक है, a small amount of the fat reacts with the alkaline solution present in the intestine to form a sodium soap बना देगा वहाँ पे। this soap causes the emulsification of the rest of the fat, thereby making the function of the digestive enzymes easier in carrying out the metabolic processes। तो जो सोप बनेगा ना, वो जो बाकी का फैट है उसको जो है इमल्सिफाई कर देगा। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन इज समटाइम्स हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम फॉर्म्स इमल्शन विद वाटर, दस इन द पेट्रोलियम वेल वी गेट द इमल्शन समटाइम्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम अलोन। ठीक है, likewise in the areas where small amount of petroleum are present the well water becomes unfit for use। ठीक है, तो कुएं का पानी जो है वो अनफिट होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसमें पेट्रोलियम ने जो है मिलके क्या बना दिया? इमल्शन बना दी। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है जेल। ठीक है, जेल क्या हुआ? जेली लाइक कोलाइडल सिस्टम, जिसमें लिक्विड डिस्पर्सन फेज जो है लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जेल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेल को बोलेंगे आप जिलेशन। ठीक है, तो ये टू टाइप्स की होती है, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक जेल को हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं। कैसे बनेगी? जेल्स को क्या करो आप? हीट कर दो, वो क्या ड्राई मास में कन्वर्ट हो जाएंगी, फिर आप उसको लिक्विड में डाल दो, उस लिक्विड को वो एब्जॉर्ब कर लेंगी और स्वेल अप हो जाएंगी और ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए उनको रिवर्सिबल बोलते हैं। जैसे कि अगर जेलेटिन, फ्रूट जैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, और ये लायोफिलिक नेचर के होते हैं। कैसे? लायोफिलिक नेचर के। दूसरा है नॉन इलास्टिक या इरिवर्सिबल। जेल्स को आप हीट करो, वो क्या करेंगे? लिक्विड को लूज कर देंगे और ड्राई मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर हम फिर से उनको लिक्विड में जाएंगे तो वो फिर से उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, उनको हम लायोफोबिक टाइप के होते हैं, सॉल्वेंट हीटिंग। ठीक है, तो उनको हम नॉन इलास्टिक या इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं।
एप्लीकेशंस भी हैं कोलाइड्स की, ठीक है। इनको आप इजीली पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको याद ही करना है। जो भी पढ़ाया वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही होनी, उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्यों यूजफुल हैं, जैसे कि मेडिसिन हैं बनती हैं, ठीक है, वो कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। बिकॉज इन दिस फॉर्म दे आर मोर इजिली एसिमुलेटेड टू अ लार्ज सरफेस एरिया, मैंने बताया भी था आपको, है ना, लार्ज सरफेस एरिया से, and hence are more effective. For example, argyrol is a silver sol used as an eye lotion, ठीक है। colloidal antimony is used as curing kalajar. colloidal gold is used as an intramuscular injection. Milk of magnesia, which is an emulsion, is used as an antacid for reducing acidity in stomach, ठीक है। उसी तरह से फूड आर्टिकल्स में, ठीक है, मिल्क, बटर, आइस जो हम बनाते हैं वो खाते भी हैं, वो कोलाइडल नेचर के होते हैं, क्रीम्स, फ्रूट जूसेस, हलवा एक्सेट्रा, ठीक है। फोग, मिस्ट एंड क्लाउड, तो ये भी क्या है, कोलाइड के ही एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा होगा जब बादल दिखते हैं ना, बादल होते हैं, तो कई बार जो है सूरज की किरणें हैं ना, जो अपना पाथ क्रिएट करती हैं, वो है, तो वो इफेक्ट टिंडल इफेक्ट ना, वो अपना पाथ क्रिएट करती हैं। किसी किसी जगह पे दिखेंगी वो लाइट, ठीक है, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और वो होता क्यों है, क्योंकि एयर में जो है मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं, इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जो ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, वो फ्लोट कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हमें वो दिखाई देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ब्लू कलर क्यों है स्काई का, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, टेल ऑफ कॉमेट्स, ब्लड, ठीक है, स्मोक स्क्रीन। उसी तरह से इंडस्ट्रियल पर्पस भी है, सीवेज डिस्पोजल में, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में, स्मोक प्रेसिपिटेशन में, ठीक है, फोटोग्राफी में, रबर इंडस्ट्री में, ठीक है, या टैनिंग लेदर इंडस्ट्री में भी। मतलब आप इनको जो है इजीली क्वेश्चन जो है आपको 5-6 नंबर का आ सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का, है ना। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे सिर्फ कोलाइड्स की एप्लीकेशन बताओ, क्योंकि इसका जो आप देखना चाहो ना तो बहुत ज़्यादा वास्ट वेराइटी का टॉपिक है ये, बट आपने जो आपकी बुक्स में दिया है सिर्फ वही पढ़ना है, ज़्यादा इसको मत जाना, क्योंकि अगर ये खुलेगा ना तो ये टॉपिक बहुत वास्ट नॉलेज है इसकी, जो आप कवर अप नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ आप उतना पढ़ो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके लिए ज़रूरी है। कैटालिसिस का टॉपिक होता था, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट, सरफेस केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।